तो मैंने इसको याद करने के लिए एक टेबल भी बनाई हुई है जिसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। सारा बेसिक मैंने इसमें एक ही टेबल में पढ़ाया हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वस्ति एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सब्जेक्ट विच इज़ फार्माकोलॉजी। दिस इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट in your BDS second year and in your NEET PG. Our first topic which is diuretics. So what is diuretics? Diuretics is inhibition of reabsorption of sodium and water. वाटर और सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको इनहिबिट करते हैं। कहाँ पे? रीनल ट्यूब्यूल में, मीन्स नेफ्रॉन। आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड सोडियम फ्रॉम द बॉडी। हम यूरिन का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करते हैं। क्यों हम इंक्रीज कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि हमें रिमूव करना है एक्सेस फ्लूइड एंड सोडियम को हमारी बॉडी से। क्यों? क्योंकि ये हम डायूरेटिक्स किस पेशेंट पे देते हैं? हम देते हैं जिसमें हमें बीपी को कम करना है, मतलब कि जिस पेशेंट पे बीपी ज़्यादा हो रहा है उस पेशेंट में ये हेल्प करता है लोअर ब्लड प्रेशर। एंड क्यों बीपी ज़्यादा किस कंडीशन में होता है? हार्ट फेलियर के केसेस में, एडिमा के केसेस में, लीवर डिसीज़ में एंड किडनी डिसीज़ में। सो डायूरेटिक्स का वर्क क्या होता है कि इनहिबिट करता है वो सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो हम, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो नेफ्रॉन है वो 180 लीटर फिल्ट्रेट करता है पर डे, राइट। 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट करता है पर डे, बट 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो 1.5 लीटर पर डे होता है। यूरिन का प्रोडक्शन 1.5 लीटर पर डे होता है, बट व्हाट डज द डायूरेटिक्स डू? इट रिड्यूस द 99% को ये 98% में रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो 1.5 लीटर हमारा यूरिन हो रहा था उसमें अब 3 लीटर पर डे जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया? इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। सो यूनिवर्सिटी में इसका कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? यूनिवर्सिटी में जो है या तो शॉर्ट नोट आएगा डायूरेटिक्स के ऊपर, मतलब या तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, और शॉर्ट नोट और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, और या तो थायजाइड्स के ऊपर ऐसे शॉर्ट नोट आ जाएगा। तीनों आपकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अगर नहीं तो एक लॉन्ग नोट आएगा तो वो सिंपल ये आ जाएगा कि डायूरेटिक्स के बारे में बताओ और उसकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और पर्टिकुलर एक ड्रग का नाम दे देंगे, उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ऐसे शॉर्ट नोट में आता है तो आपको डेफिनेशन बतानी है डायूरेटिक्स, जो मैंने आपको बता दिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है हर ड्रग का अलग होता है, जो मैं आपको बताती हूँ। एडवर्स इफेक्ट एंड इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सो दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मतलब ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो है मैं आपको सबसे डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन बताऊंगी, बट डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा, जो कि आपको पता है कि ये जो है नेफ्रॉन में जो है आपको ये पता है कि ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट, एंड ये जो है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले। ये आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है। जो मैं आपको बेसिक बताने वाली हूँ वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले में एक चैनल दिख रहा है, मतलब एक सोडियम पोटेशियम पंप दिख रहा है, जो कि क्या काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले जो होता है परमिएबल टू वाटर होता है, लेकिन असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले जो होता है वो इम्परमिएबल टू वाटर होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो परमिएबल होता है, तो आयंस क्या होते हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरस्टिशियल जो ये होता है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें क्या होता है कि आयंस जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिसेंडिंग लिम्फ जो होता है वो परमिएबल टू वाटर होता है, तो वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है। तो मतलब अगर ये हम ऑस्मोसिस, तो अगर हम सिंपल ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखें तो जहाँ मोर सोल्यूट होते हैं वहाँ पे मोर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है, मतलब आ जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है, ऑस्मोसिस तो सिंपल यही है। यहाँ पे मोर जो है आयंस जो होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, मैक्सिमम वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे वाटर जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और ये डाइल्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, असेंडिंग लिम्फ से हम ऊपर जाते रहेंगे डिस्टल ट्यूब्यूल्स की तरफ, यूरिन जो है वो मोर डाइल्यूट होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो मतलब आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं वो ऊपर जाते जाते डीसीटी की तरफ। फिर आप एक और चैनल देख रहे हैं डीसीटी का, सोडियम एंड क्लोराइड चैनल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड चैनल, और एक कलेक्टिंग डक्ट में एक और चैनल है सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। आपको पता है कि अगर सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। आपको ये 3 चैनल जो है वो याद करने हैं, बाकी ये बेसिक आपको भी पता है कि क्या है। असेंडिंग लिम्फ जो होता है वो इम्परमिएबल टू वाटर होता है, डिसेंडिंग लिम्फ जो है परमिएबल टू वाटर होता है। डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन, तो डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन ये आपको दिख रही है इतनी सारी, बड़ी बहुत सिंपल है कि सबसे पहले जो होता है हम पढ़ते हैं हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स जो है उसको हम बोलते हैं लूप डायूरेटिक्स। क्या बोलते हैं हम उसको? लूप डायूरेटिक्स बोलते हैं, जो कि क्या होता है मोस्ट पावरफुल होता है। जो लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं मोस्ट पावरफुल होते हैं और वो फास्ट होते हैं, ठीक है। मोस्ट पावरफुल मतलब
फास्ट है, फास्ट एंड मोस्ट पावरफुल है। ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है कि हाई एफिकेसी है, पावरफुल है और लूप डायूरेटिक्स है। लूप को हम कैसे याद कर सकते हैं, लूप है और फास्ट एंड फ्यूरियस मतलब फास्ट एंड पावरफुल है। तो आप इसके नाम भी अब पावरफुल के हिसाब से आप देखिए कि पावरफुल है तो नाम भी टोसिमाइड, ब्यूमिटामनाइड, टोरासिमाइड। तो मोस्ट पावरफुल आप नाम को भी बहुत पावरफुल तरीके से याद कर लीजिए कि जहाँ पे एमाइड, नाइड और एमाइड आ रहा है, मैक्सिमम केस में आप एमाइड एमाइड एमाइड, ठीक है, अमाइड ही आप देख रहे हैं। तो जहाँ अमाइड आ रहा है सबसे पहली बात तो वो डायूरेटिक्स है। एमसीक्यू में सबसे पहले अगर सिंपल क्वेश्चन आता है ना तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि जहाँ पे अब जैसे थायजाइड आ रहा है तो अब मेन बेसिक जो है, बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए ताकि आप सिंपल अगर एमसीक्यू आए तो आप उसको सिर्फ सेकंड्स में सॉल्व कर सकें, ना कि 1 मिनट लें उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको सिंपल पता है कि एफबीटी जो हैवी नाम है वो ऑब्वियस है, वो हाई एफिकेसी के होंगे। फिर हम बात करते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सोडियम पोटेशियम चैनल को, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। देखिए जो हमने सबसे पहले पढ़ा था सोडियम पोटेशियम क्लोरीन चैनल जो होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेमले में, ये क्या करता है, हाई सीलिंग जो है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ठीक है, हाई एफिकेसी आपको याद हो गया कि आपको एफबीटी से हाई एफिकेसी याद करना है। फिर जो है आपको डायूरेटिक्स का मीडियम एफिकेसी में जो है बेंजोथायजाइड एंड थायजाइड लाइक हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आपको इसमें याद करना है। मैं इसका यहाँ पे लिख देती हूँ एफबीटी, ठीक है। और जो आपको बेंजोथायजाइड में मतलब थायजाइड में जो याद करना है वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड याद करना है। बाकी आप ये दोनों आप ऑप्शनल है, याद भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो हाइड्रोफ्यूमिथाइजाइड एंड बेंजीथाइजाइड ये इजीली याद भी हो सकते हैं, बट मेन जो है वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है। फिर आता है थायजाइड लाइक। तो इसको याद करने का तरीका एक सिंपल सा है कि जब भी एक बीपी के पेशेंट होता है, बीपी के पेशेंट को ना हम सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन जो टैबलेट देते हैं ना, कॉमन टैबलेट, वो हम देते हैं थायजाइड की। आप किसी भी अपने घर पे आप फैमिली में किसी से बीपी के पेशेंट की दवाई देखेंगे ना तो आपको इनमें से कोई दवाई मिलेगी। तो सिंपल है, आपको सिंपल क्या याद करना है, कॉमन दवाई है ये, ठीक है। बीपी के पेशेंट को हम कॉमन देते हैं, क्या देते हैं हम, कॉमन मिक्स बीपी की टैबलेट। तो सी से हमने क्या याद करना है, क्लोरथायोलोडोन, क्लोपामाइड, ठीक है। फिर हमने मिक्स, एम से आपको क्या याद करना है, मेटोलोजोन, आई से आपको क्या याद करना है, इंडापामाइड एंड मिक्स, एक्स से याद करना है जिपेमाइड। सबसे कॉमन दवाई जो होती है वो थायजाइड होती है। मतलब कि अगर कहीं भी थायजाइड आ रहा है, चाहे आपको कोई मेडिसिन का नाम याद हो या ना हो, बट अगर थायजाइड आ रहा है तो वो डायूरेटिक्स ही है। सिंपल एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा आपका। फिर अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो मीडियम एफिकेसी है वो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है सोडियम एंड क्लोरीन पंप को। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सोडियम क्लोरीन पंप, कहाँ पढ़ा था हमने, डीसीटी में। इसलिए मैंने आपको ये चैनल सबसे पहले करा दिए थे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो सिंपल है, हमने पहले पढ़ा हाई एफिकेसी जो कि ब्लॉक कर रहा है सोडियम पोटेशियम क्लोरीन पंप को। फिर हमने पढ़ा मीडियम एफिकेसी जो ब्लॉक कर रहा है सोडियम क्लोरीन पंप को, और ये सिंपल आपको याद भी हो गए। फिर आता है वीक। वीक जो होता है वो 3 होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ओस्मोटिक डायूरेटिक्स एंड फिर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। सीए इनहिबिटर के नाम से याद करिएगा, सीए इनहिबिटर, ठीक है। अब ए से क्या आ रहा है, ए से सिंपल आपका ये बन गया एसिटाजोलामाइन, ए से सीए, ठीक है। ए से आपने एसिटाजोल अमाइड याद कर लिया, ठीक है, एसिटाजोल अमाइड, एक नाम आपको इजीली याद हो गया। फिर आता है ओस्मोटिक डायूरेटिक्स। ये इसका सबसे जो मेन है ना, वो मेन है आपका मैनिटोल। मैनिटोल आपको इसमें ज़्यादा याद करना है, मतलब सबसे ज़्यादा मैनिटोल पे ही एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन आता है कि मैनिटोल का वर्क क्या काम होता है। तो मैनिटोल हो गया। और अगर आपको ये तीनों याद करने हैं तो ग्लिसरोल आइसोसोर्बाइड, इसमें आप देखेगा ओ आ रहा है हर किसी में, बाकी में भी आ रहा है, बट एक याद करने का तरीका है कि ठीक है ओ आ रहा है और ओ आ रहा है और इसमें भी ओ आ रहा है। तो जिसमें भी ओ आ रहा है वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी आ जाता है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी, क्यों, क्योंकि इसमें आता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। फिर आता है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर, मतलब ये क्या हो गया आपका, ईनेक चैनल्स, ठीक है। ये आप इजीली याद कर सकते हैं, ईनेक इनहिबिटर और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, मतलब कि दो है, एक एपिथेलिया का सोडियम चैनल है जो उसको ये इनहिबिट करता है और एल्डोस्टेरोन को एंटागोनिस्ट। स्पाइरोनोन लैक्टोन, मतलब कि आप जैसे कि एल्डोस्टेरोन को आप ऐसे याद कर सकते हैं स्टेरोनोन, ओनोन भी आ गया, और स्टीरोइड्स के तरह, मतलब एक एल्डोस्टेरोन को स्पाइरोनोलैक्टोन, मतलब आप यहाँ से इसका राइम बना के याद कर सकते हैं, और इसमें भी ये नन आ रहा है, ठीक है। बाकी इन सबको याद करने का तरीका, राइड, अमीलोराइड, मतलब माइल रोड
ठीक है, अमाइल रोड, क्योंकि हम जो है इनहिबिट कर रहे हैं, मतलब कि जैसे एक एपिथेलियम की लाइनिंग है उसको हम इनहिबिट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हम एक रोड को बंद कर रहे हैं, तो अमील रोड बंद, अमील रोड, फिर यहाँ पे आप बंद। ये जो है वो एल्डोस्टेरोन चैनल है, मतलब कि सोडियम और पोटेशियम चैनल है। क्या है ये? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये जो है ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को जो है दे देता है वापस। ठीक है, तो ये इसका काम होता है, एल्डोस्टेरोन का काम होता है ये। सो ये जो टेबल है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, आपको इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल लास्ट में इन सबको एक कंसाइज करके भी एक टेबल बनाई हुई है जो कि आपको ईजिली याद हो जाएगी। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं हाई एफिकेसी लूप डायूरेटिक्स। आपको पता है लूप डायूरेटिक्स हमने सबसे पहले जहाँ पढ़ा था वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे एक चैनल होता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल। ठीक है, वो हमने कहाँ पढ़ा था? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, मतलब थिन जो होता है वो डिसेंडिंग लिम्ब होता है और असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो थिक होता है, कि इसलिए वो जो होता है इम्परमिएबल टू वाटर होता है, क्योंकि वो थिक होता है इसलिए हम उसको थिक बोल देते हैं। बट जस्ट सिंपली याद करने के लिए आप असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में, जो कि आपको डायग्राम से याद हो गया होगा, कि यहाँ पे जो होता है वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एक पंप होता है, एक चैनल होता है जिसको हाई एफिकेसी जो होता है लूप डायूरेटिक्स जो है वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सोडियम पोटेशियम जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो आयरन की कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो कि मैंने आपको बेसिक एक चीज़ बताई थी कि आयन जो होते हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बट जस्ट बिकॉज कि ये चैनल ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे आयन्स जो है वो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आयन्स है वो कम एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये ब्लॉक हो चुका है, ये चैनल जो सोडियम पोटेशियम चैनल था ये जो है ये ब्लॉक हो चुका है, आयन्स जो है वो रीअब्सॉर्ब मतलब नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। देखो आप कम हो रहे हैं तो वाटर जो है यहाँ पर आएगा ही नहीं, जब यहाँ पे सॉल्यूट ही नहीं है तो यहाँ पे पानी भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मोर यूरिन जो है, मोर वाटर जो है बाहर आ जाएगा, मतलब मोर द आउटपुट। सिंपल, लेस सॉल्यूट लेस वाटर रीअब्सॉर्ब एंड मोर द आउटपुट। सिंपल। अब हम देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज मतलब कि एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। हम लूप मीन्स लोस्ट, मतलब कि लूप मीन्स लैक, लूप मीन्स लोस्ट, आप कुछ भी याद कर लीजिए। तो हमारा सब कुछ लैक हो रहा है, जैसे कि हाइपोकैलेमिया, जो एल्डोस्टेरोन है वो रीअब्सॉर्ब करता है सोडियम को, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोकैलेमिया हो जाता है, क्योंकि जितना सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया कि आयन जो है वो कम कॉन्सेंट्रेट होते हैं यहाँ पे, बट क्या होता है कि ना बॉडी का ना एक मैकेनिज्म होता है कि ना वो सोडियम को नहीं जाने देता है, चाहे कोई भी चले जाए लेकिन वो सोडियम को अपने पास रखता ही है, रीअब्सॉर्ब करने की पूरी कोशिश करता है। ये हमारा बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि कलेक्टिंग डक्ट होती हैं और उसमें जो होता है एल्डोस्टेरोन होता है, तो ये क्या करता है सोडियम को कोशिश करता है, यहाँ से तो निकल जाते हैं आयंस, बट ये कोशिश करता है कि यहाँ पे ना सोडियम बच जाए, बेशक पोटेशियम निकल जाए बट वो क्लोरीन मतलब सोडियम को अपने पास रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोकैलेमिया हो जाता है और एल्काइलोसिस भी हो जाता है, क्योंकि सोडियम निकल रहा है, मतलब पोटेशियम निकल रहा है, हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा एल्काइलोसिस हो जाता है। ठीक है, फिर हाइपोमैग्नीशियम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आयंस निकल रहे हैं ना, आयंस सिर्फ सोडियम पोटेशियम नहीं है ना, आयंस बहुत सारे हैं, और हाइपोन्यूट्रीमिया हो रहा है, क्योंकि कुछ भी कितना भी वो रिजॉल्व कर ले बट सोडियम तो निकलता ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, आपको ना ये याद करना है कि सब कुछ लॉस हो रहा है, लेस है, मतलब कि सॉरी लैक हो रहा है, तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियम, हाइपोन्यूट्रीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे हाइपर कैल्सीमिया किस में होता है। डोंट वरी, मैंने सब कुछ एक इस टेबल में लिखा हुआ है कि कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इस सब कुछ इस टेबल में लिखा हुआ है सिंपली। लेकिन जो ज़्यादा हो रहा है वो क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोयूरिसीमिया। तो एक एमसीक्यू आ रहा है कि सब चीज़ों में सब कुछ हाइपो है, लेकिन हाइपर क्या है, तो एक जो एक्सेप्शन होगा ना, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो रहा है, तो हम ये आपका एक एमसीक्यू भी बन जाता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, इसका मतलब वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में। तो सिंपल है, आपने एडवर्स इफेक्ट से ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी याद कर लिया कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट में इसको नहीं दे सकते हैं, तो हम किस में नहीं दे सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट में नहीं दे सकते हैं। अगर हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है तो हम किसके पेशेंट में नहीं दे सकते हैं, हम गाउट के पेशेंट में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और कैन बी यूज इन केस ऑफ रीनल फेलियर। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि आप किस में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप कहाँ कौन सी दवाई किस में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर डिसीज़ के साथ पेशेंट नहीं आएगा, उसको पहले से ही पेशेंट को बीमारी होगी तभी वो आ रहा है ना। तो ऑब्वियस है कि एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हमने ये याद तो कर लिया कि कहाँ पे क्या ज़्यादा है क्या कम है, बट आपको ये भी याद करना है कि आपको किस पेशेंट में ये दवाई नहीं देनी है और किस पेशेंट में ये दवाई देनी है। सिर्फ लूप से आपने इसका निमोनिक भी याद कर लिया, क्या था, FBT
ठीक है। और आपने ये भी याद कर लिया कि ये लॉस्ट है, मतलब कि लूप मीन्स लॉस्ट है, लेस है, सब कुछ इसमें लैक होगा, मतलब कम होगा। सिर्फ ज़्यादा होगा तो सिर्फ ग्लाइसीमिया होगा और हाइपर यूरिसीमिया होगा। ठीक है। तो जैसे कि हम इस टेबल की बात करते हैं, इस टेबल में हमने क्या पढ़ा, लूप डायूरेटिक्स हाई एफिकेसी होते हैं। क्या करते हैं ब्लॉक, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करते हैं, और इसमें सब जो होता है ये हाइपो है। ठीक है। और हाइपर क्या है, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया है। और कौन से केस में यूज़ कर सकते हैं हम, यूज इन रीनल फेलियर। सिंपली आपका ये टेबल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हम बात करते हैं कि फ्लोरोसियमाइड जो है शुड नॉट बी यूज विद एनसिड्स। तो ये कह रहा है कि एनसिड्स के साथ हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं फ्लोरोसिमाइड को। तो ये कहना चाहता है कि जो फ्लोरोसिमाइड होता है ना, मतलब कि जो हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स होते हैं उसको ना प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए होते हैं। ठीक है। बट एनसिड्स को भी आपको पता होगा, मतलब आगे आपको पता चलेगा कि एनसिड्स को भी जो है वो इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। मतलब एक दवाई अगर उसको चाहती है और एक दवाई उसको इनहिबिट कर देती है तो जो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कभी भी जो है हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स जो है एनसिड्स के साथ नहीं देने चाहिए। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, ये आपका बेसिक के लिए है। फिर आता है थायजाइड्स। थायजाइड्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थायजाइड्स जो होते हैं मीडियम एफिकेसी होते हैं, दो होते हैं। ठीक है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थायजाइड, थायजाइड लाइक। ठीक है। मीडियम एफिकेसी होते हैं और दो होते हैं, थायजाइड एंड थायजाइड लाइक। मैंने बताया था कि सेकंड हमने क्या पढ़ा था, कौन सा चैनल पढ़ा था हमने, सोडियम क्लोराइड चैनल पढ़ा था हमने। ठीक है। हम ब्लॉक कर रहे हैं एक डीसीटी में सोडियम क्लोराइड चैनल है, उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, इसका मतलब सोडियम लॉस हो रहा है। हम सोडियम को लॉस कर रहे हैं तो सोडियम कभी भी अकेला नहीं जाता है। सोडियम कहता है मैं पानी को लेके जाऊंगा, तो वो पानी को मतलब H2O को अपने साथ लेके जाता है। तो हम थायजाइड जो हम दे रहे हैं उसमें हमारा सोडियम भी जा रहा है और वाटर भी जा रहा है, जो कि डायूरेटिक्स की डेफिनेशन में था। ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोमैग्नीशियम होगा, हाइपर कैल्सीमिया मतलब डिक्रीज इट्स एक्सक्रीशन, कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम होता है जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। और ये जो ड्रग है हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है, ये होती है यूज्ड इन फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो होती है थाइजाइड यूज़ होती है। लूप डायूरेटिक्स पढ़े थे वो हम किस में दे सकते थे, वो हम रीनल फेलियर के पेशेंट में दे सकते थे। बट जो थाइजाइड्स हैं वो उसका अपोजिट है, वो नहीं दे सकते हम। कहाँ किस पेशेंट में दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव के पेशेंट में। सेकंड में क्या है, थाइजाइड ब्लॉक सोडियम क्लोराइड चैनल एंड ये क्या करता है, सॉरी हाइपोकैलेमिया करता है, हाइपोमैग्नीशियम करता है, हाइपर कैल्सीमिया करता है, और एंटी हाइपरटेंसिव के पेशेंट में मतलब हम इसको ड्रग को फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस होता है हमारा। ठीक है। आपको फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया। तो थर्ड हम पढ़ते हैं वीक डायूरेटिक्स। ठीक है। हम वीक डायूरेटिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। हमने इसका सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था वो कौन सा होता है, मैनिटोल होता है। ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैनिटोल होता है, और बाकी जो दो थे वो क्या थे, ग्लिसरॉल था और आइसोसोरबाइड। आइसोसोरबाइड। ठीक है। सिंपल है, सबसे मेन जो है आपको सिंपल, आप सबसे पहले मैनिटोल ही आप याद कर लीजिए बस, वो ये होता है। अच्छा, इसका एक्ट क्या होता है, एक्ट ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एज वेल एज लूप ऑफ हेनले में यूज़ होता है। मतलब इसका यूज़ यहाँ पर होता है, जैसे कि हम इसको डायग्राम को समझेंगे कि डायग्राम क्या कहता है कि जैसे ल्यूमन है, मतलब यूरिन है, यहाँ पे ल्यूमन में यूरिन होता है, ट्यूब्यूल वाले पार्ट आ गए सारा। ठीक है। ल्यूमन आ गया और ये हमारा ब्लड हो गया। तो हमने क्या बताया कि कहाँ पे यूज़ होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में यूज़ हो गया इसका, मतलब कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका, ये मैंने लास्ट में सारा एक बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। तो ये आपका पीसीटी है और ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है। यहाँ पे मतलब कि ये वाला पार्ट में हम यूज़ कर रहे हैं मैनिटोल को। मैनिटोल मतलब ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को। ये सारा लास्ट में एक टेबल में मैंने एक पूरे एक चार्ट में सबको समझाया हुआ है, आप आगे जाके देख लीजिए चाहे। ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं कि इसका वर्क कैसे होता है मैनिटोल को, जब मैनिटोल के मेडिसिन आप देते हो किसी पेशेंट को तो उसमें क्या होता है कि ब्लड से जो होता है ना पानी, वाटर जो होता है ना, मैनिटोल क्या करता है, वाटर को ना ब्लड से पुश्ड इनटू द ल्यूमेन, मतलब फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द ब्लड इज पुश इनटू द ल्यूमेन। ठीक है। पानी जो होता है कहीं से भी, मतलब जो ब्लड में से पानी होगा ना, जो आसपास के सराउंडिंग वासा रखता होता है, आपको भी पता है कि ब्लड फ्लो तो रहता है ना, ब्लड सप्लाई तो हर जगह होती है। तो जहाँ भी ब्लड सप्लाई होगी ना, मतलब आसपास, वहाँ से क्या करता है ये पानी को ले लेगा, मतलब वाटर ले लेगा और अपनी साइड यहाँ पे ल्यूमेन की साइड, यूरिन की साइड कर देगा, मतलब कि ल्यूमेन की साइड कर देगा। तो हमारा क्या हो गया, ऑब्वियस से पानी बढ़ गया तो यूरिन बढ़ गया, मतलब कि
तो सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये सिंपल अपना बढ़िया से ऑस्मोसिस के थ्रू ही वर्क कर रहा है, इसलिए इसका ऑस्मोटिक डायूरेटिक बोलते हैं सिंपल। जहाँ पे ठीक है, ये डायग्राम हो गया आपका। अब आता है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि मतलब हम कहाँ पे जो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कहाँ पे नहीं करते हैं हम, तो हम पल्मोनरी एडिमा में केस के पल्मोनरी एडिमा के केस में नहीं करते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर के केस में नहीं करते हैं। मतलब कि आपको कहाँ रीनल फेलियर का केसेस तो आपको याद हो गया होगा कि रीनल फेलियर जो है के केसेस में सिर्फ आपको लूप डायूरेटिक्स ही यूज़ करना है, बाकी थायराइड भी आप रीनल फेलियर के केस में यूज़ नहीं कर सकते, और जो ऑस्मोटिक है वो एक्यूट रीनल फेलियर के केस में आप यूज़ नहीं कर सकते। और एक्टिव सेरिब्रल ब्लीडिंग, मतलब आपको बताया ना कि हैमरेज है, सपोज किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया तो आप उसको मैनिटोल दे रहे हो, तो जो आसपास के सराउंडिंग में है वो तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये जो हैमरेज हुआ हुआ है ना, ये हैमरेज स्वेलिंग एडिमा ये जो भी है, ये सब पानी यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया तो ये श्रिंकेज कर देगा उस चीज़ को। तो इसलिए हम सेरिब्रल ब्लीडिंग मतलब एक्टिव ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग का केस है या फिर एडिमा का केस है, उसमें हम मैनिटोल मतलब ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स नहीं दे सकते हैं। फिर आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनिबिटर, इसको कैसे याद करा था हमने, सीए इनिबिटर्स के नाम से याद करा था। ये भी क्या है, वीक डायूरेटिक्स हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, वीक डायूरेटिक्स हैं। तो सिंपल इसमें भी आपको याद क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर आप देखो। बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि सिंपल यहाँ पे यूरिन ल्यूमन है, पीसीटी है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, यहाँ पे ब्लड है आपका। ठीक है, अब इसमें ये बोलता है कि जैसे कि हमने देखा था कि पीसीटी में एक चैनल है, सोडियम और हाइड्रोजन का चैनल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सोडियम यहाँ से अंदर जा रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है हमारा मतलब एच आयंस जो है वो रिलीज हो रहे हैं। तो सोडियम और ये जो मिलके जो क्या करते हैं, ये बाइकार्बोनेट बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है तो ये एच आयंस जो है बाइकार्बोनेट बना लिया इसने। ठीक है, जैसे सोडियम आ गया, यहाँ से बाइकार्बोनेट आ गया। तो सिंपल सिर्फ मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एक्शन बता रही हूँ। यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, अभी आप ना इसको मत देखिएगा, ठीक है, इसको ना मत देखिए, मैं सिर्फ सिंपल आपको बताती हूँ कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एक्शन क्या होता है कि ये बाइकार्बोनेट को स्प्लिट कर देता है किसमें, हाइड्रोजन और CO2 में। अब ये क्या करता है, CO2 फिर वापस अंदर जाता है, ये दोनों क्या है फिर वापस अंदर जाते हैं, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन और CO2 फिर अंदर जाके क्या बनाता है, हाइड्रो मतलब फिर बाइकार्बोनेट बना रहे हैं। फिर जब ये बाइकार्बोनेट बनाता है, फिर ये यहाँ पे मतलब किसके एक्शन से, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से एक्शन से, मतलब कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का दो एक्शन है। एक तो ये बाइकार्बोनेट को स्प्लिट भी कर रहा है, और स्प्लिट हुए हुए बाइकार्बोनेट को फिर बाइकार्बोनेट में बना रहा है। तो आपको ये दो एक्शन समझ में आ गए कि बाइकार्बोनेट जो है डुअल एक्शन कर रहा है अपना, यहाँ पे भी मतलब ल्यूमन के अंदर भी और ल्यूमन के बाहर भी, दोनों तरफ एक्शन कर रहा है। तो फिर ये फिर स्प्लिट हो गया, फिर स्प्लिट होकर क्या बनाया इसने, हाइड्रोजन आयन बनाया। फिर ये हाइड्रोजन आयन फिर यहाँ से निकल गया, फिर ये इसके साथ मिलकर फिर बाइकार्बोनेट, मतलब ये जो प्रोसेस है आपकी चलती ही जा रही है। फिर आता है हमारा एक्शन इनिबिटर्स का, जो हम दवाई दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, डायूरेटिक्स, कौन सी, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनिबिटर्स। तभी इसलिए हम उसको इनिबिटर बोलते हैं, क्योंकि इसका एक्शन क्या होता है, किस पे होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स पे इसका एक्शन होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स पे अगर इसका एक्शन होगा तो ये क्या करेगा, ना तो ये यहाँ से स्प्लिट होने देगा, और ना तो ये स्प्लिट हुए हुए बाइकार्बोनेट को बनने देगा। तो सिंपल जब हमारे पास लॉस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ही नहीं होगा, तो हमारा ये चैनल मतलब ना हाइड्रोजन आयन बनेगा, ना ये वापस, ये पूरी प्रोसेस ने बंद कर दी, इसकी पूरी प्रोसेस बंद हो गई, तो ऑब्वियसली वाटर का जो है रिलीज ज़्यादा होगा, तो एनहेंस सोडियम की डिलीवरी मतलब कि सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा, पोटेशियम का लॉस करेगा, कलेक्टिंग टाइम में पोटेशियम का लॉस होगा, मतलब वाटर ज़्यादा निकलेगा, एंड यूरिन में जो है ये सब प्रोसेस नहीं होगी, तो वाटर का जो है रिलीज ज़्यादा होगा। तो सिंपल लॉस जो है इसके बाइकार्बोनेट का सीधा लॉस हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं, सीधा की सीधा लॉस हो जाएगा। फिर आता है आपको कि ये क्या मतलब कि क्या कॉज करता है ये, तो बेसिक सिंपल एक याद करना है आपको कि ये क्या करता है, हाइपोकैलेमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है, और यूनरी एल्कोलोसिस, एल्काइलोसिस जो होता है ये यूनरी करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा है। ठीक है, होगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो सिंपल अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम बोलूँ तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट करता है, बट इनहिबिटर है, तो मतलब वो इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन हो जाएगा सोडियम एंड बाइकार्बोनेट का। ठीक है, और ये सिंपल किस में हम यूज़ नहीं कर सकते, डू नॉट यूज इन प्रेजेंस ऑफ लीवर डिसीज में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। पढ़ा हमने ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स पढ़ा, जिसमें क्या करता है कि वाटर फ्रॉम मैनिटोल का, जिससे आपको एक्शन है मैनिटोल, बस ओस्मोसिस में सिर्फ आप ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल को याद कर लीजिए कि वाटर फ्रॉम ब्लड इज पुश्ड इनटू ल्यूमन। ठीक है, फिर आता है ये हाइपोकैलेमिया करता है, बोन मैरो डिप्रेशन करता है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर देता है। और तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे गलत लिख दी थी कि जो गेम का जो पासवर्ड है वो मैं आपको कार्बोनिक इनहिबिटर्स में बताती हूँ। अब जो इसका एक पासवर्ड होता है याद करने का कि ये किस में यूज़ होता है,
तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, गेम। तो इसका एक पासवर्ड होता है याद करने का कि आपको किस में यूज़ करना है, किस में यूज़ नहीं करना, आपको किस में यूज़ नहीं करना, वो आपको लीवर डिसीज में यूज़ नहीं करना है, बट किस में यूज़ करना है, ग्लूकोमा के केस में यूज़ करना है, एल्काइनेशन ऑफ यूरिन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूरिन का एल्कलाइनेशन होता है, जिसकी इसलिए हम उसको एल्कलाइनेशन ऑफ यूरिन के केस में यूज़ कर सकते हैं। माउंटेन सिकनेस के केस में यूज़ कर सकते हैं। एपिलेप्सी के केस में आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपको गेम पासवर्ड से ये याद करना है कहाँ पे यूज़ करना है। मैंने ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि मैंने जो रिमेंबर गेम है वो यहाँ पे लिख दिया था, बट वो सी इनहिबिटर मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के उसमें आना है रिमेंबर गेम, मतलब कि ग्लूकोमा, एल्काइनेशन ऑफ यूरिन, माउंटेन सिकनेस एंड एपिलेप्सी। ठीक है, अब आता है सी एन इनहिबिटर में हमने क्या पढ़ा कि सोडियम एंड बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सी ए का जो काम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट का जो काम होता है उसको हमने इनहिबिट कर दिया, इसलिए वो सब एक्सक्रीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हाइपोकैलिमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है एंड यूनरी एल्काइलोसिस हो रहा है। हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका हमने भी लॉस हो रहा है। और यूज़ कहाँ पे है उसका, सिंपल गेम से आपको पासवर्ड से याद करना है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक एल्डोस्टेरोन का स्ट्रक्चर पढ़ाती हूँ, मतलब एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो कहाँ पे होता है, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में। आपने देखा कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स में, मतलब कलेक्टिंग डक्ट और लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किसका क्या काम का होता है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को वो प्रमोट करता है और पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का आयन का एक्सक्रीशन कर देता है, गिव आउट कर देता है। सिंपल ये है एल्डोस्टेरोन का सिंपली काम। तो एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या काम करता है कि वो एक्टिवेट कर देता है मिनरलोकॉर्टिकोइड स्टेरॉइड्स रिसेप्टर को, मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर को, इसको हम एमआर एक शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, क्या करता है एल्डोस्टेरोन जो है मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जो कि प्रिंसिपल सेल होती है डिस्टल नेफ्रॉन में, मतलब डिस्टल ट्यूब्यूल के नेफ्रॉन में ये एक प्रिंसिपल सेल होती है, जिससे क्या होता है कि इंक्रीज सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन। सिंपल आपको पता है एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और इट्स गिव आउट द पोटेशियम मीन्स एक्सक्रीशन। तो और वो प्रिंसिपल सेल कौन सी है इस पे ये वर्क करता है, ये मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर पे ये वर्क करता है। तो ये बता रहा है कि प्रिंसिपल सेल और रिसेप्टर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर क्या होगा है एमआर, मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर। ठीक है, उस पर ये वर्क करता है। और इसमें ई नैक क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना कि एपिथेलियल सोडियम चैनल, एपिथेलियल रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल होता है ये, जिसमें सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है, पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा है। सिंपल ये इसका काम होता है। ठीक है, करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो है ये कहाँ एक्ट करती है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में। सिंपल, ठीक है, आपको बताया अभी कि डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में, और ये दो टाइप के होते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, मतलब कि ई नैक। एपिथेलियल सोडियम का जो चैनल होगा ना, ये इसे ब्लॉक कर दे रहा है, इनहिबिट कर रहा है, जिससे क्या होता है कि सोडियम जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सोडियम अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो पोटेशियम भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, हमने हमने इतने जैसे हम यही पढ़ रहे हैं कि सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, बट ये क्या कर रहा है, ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब होने से ही रोक रहा है। बट इसका और ये इसका भी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का भी यही काम है कि ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब होने से रोक रहा है। बट इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे काम नहीं करता है, एपिथेलियल वाला जो है वो एपिथेलियल पे काम कर रहा है सोडियम के। बट एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है ये काम करता है, मतलब ये जो है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। सिंपल इसके नाम में एल्डोस्टेरोन है इसलिए एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे काम करता है, और इसके नाम में नहीं है इसलिए ये नहीं करता है। ये सब याद करने के लिए बता रही हूँ मैं। तो आपको सिंपल ये करना है कि प्रिवेंट करना है ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने से, ये प्रिवेंट कर रहा है, मतलब कि पोटेशियम जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है अब। ठीक है, अब इसका है एपिथेलियल वाला है इनैक, और ये क्या है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। तो मैंने क्या बोला था कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर क्या है कि मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर वाले पे जो है ये वर्क करता है स्पाइरोलेक्टिन, और जो है एपिथेलियल रीनल वाला अमाइलोराइड जो है ना वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है, ये वही कर रहा है कि सोडियम के रीअब्जॉर्ब होने को प्रिवेंट कर रहा है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपल पता चल रहा है अगर पोटेशियम नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो होता है वो वीक डायूरेटिक्स होते हैं। सिंपल हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, तो इसलिए जो है ये यूज़ होता है थायराइड्स के साथ या फिर लूप डायूरेटिक्स के साथ भी ना ये यूज़ होता है। ठीक है, ये दोनों के साथ आप किसी के साथ भी यूज़ कर लो क्योंकि ये वीक है। क्यों, क्योंकि इनमें हमने क्या पढ़ा था, हम पोटेशियम का लॉस कर रहे थे, बट पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में हम पोटेशियम का लॉस नहीं कर रहे हैं। तो टू काउंटर एक्ट दिस लॉस हम जो है थायराइड लूप डायूरेटिक्स के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पाइरोनोलेक्टोन और एमिलोराइड, इसका क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। स्पाइरोनोलेक्टोन जो है इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन एंड एमिलोराइड जो है डिक्रीज कैल्शियम का एक्सक्रीशन।
और स्पाइनोलेक्टिन का जो सबसे एडवर्स इफेक्ट होता है वो गायनोकोमेस्टिया कर देता है, हाइपरकैलेमिया कर देता है और कोज पेप्टिक अल्सर। ठीक है। सो अब हम ये पढ़ते हैं कि तो ये आपका एक कंसाइज एक टेबल है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ही, जो मैंने सब कुछ बता रखा है। जैसे कि हमने पीसीटी में क्या पढ़ा, हमने पीसीटी में पढ़ा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर होता है, वो यहाँ पे वर्क करता है। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या आता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हमने पढ़ा था कि लेट पीटी में या काम पीसीटी में या काम करता है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में उसका काम होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि एक चैनल होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल होता है, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, इसलिए इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन लूप डायूरेटिक्स में जो है ये ब्लॉक कर देता है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड चैनल, तो हमने कहाँ पढ़ा था, थायजाइड में पढ़ा था, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, जो कि डीसीटी पे होता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट और लेट डीसीटी में क्या होता है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, जिसको हमने याद करने का तरीका SEAT। सीड क्या है, SE क्या है, जो कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, और AT क्या है, एपिथीलियल, मतलब रीनल एपिथीलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स है। सिंपल, आपको सिर्फ मैंने हमने पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक तरफ बता दिया, लीजिए। ठीक है। सिंपल, आपको सारी चीज़ एक में मिल गई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से लेकर एडवर्स इफेक्ट, कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, ड्रग्स, ये सब आपको एक में मिल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारा कुछ आपके सिर्फ 2 पेज में कवर हो रहा है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, जिसकी वजह से आपको क्लासिफिकेशन याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और क्लासिफिकेशन का कोई स्पेसिफिक निमोनिक नहीं है। अगर अलग से निमोनिक याद करोगे तो सिर्फ निमोनिक ही याद करते रह जाओगे, ना कि क्लासिफिकेशन। तो सिंपल है, चीज़ों को बहुत ईजिली याद करो। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट। थैंक यू।